Hello students, we learned chapter first crop production and management. इस चैप्टर में खेती कैसे की जाती है और खेती को पूरा मैनेज किस तरीके से किया जाता है, इसकी क्या क्या प्रोसेस होती है, या हम कहें कि क्रॉप प्रोडक्शन के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacations. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shawl, plow, etc. in the field. तो बुजो और पहेली ये दोनों गर्मी की छुट्टियों में अपने अंकल के यहाँ पे गए. तो उसके अंकल खेती करते थे, एक किसान है. तो उन्होंने एक दिन देखा कि जब वो खेत में गए होंगे अपने अंकल के साथ, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे खुरपी, सिकल, हल, ये सब उन्होंने खेत में देखा. यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. आप पहले ये पढ़ ही चुके हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए फूड की बहुत ज़रूरत होती है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स. प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड. क्या आप लोगों को याद है, या आप याद करने की कोशिश करिए कि आपने पढ़ा था पीछे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस. इस प्रोसेस में पेड़ पौधे अपना भोजन सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. तो एनिमल्स में हम ह्यूमन भी आते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना पाते. हम भी अपने फूड पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं. सो वर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम. तो एनिमल्स अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड. तो लेकिन उससे पहले कि हम खाना क्यों खाते हैं. यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. तो ये आप पहले से जानते ही होंगे, हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है. अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर एनर्जी होगी तभी हमारी बॉडी भी प्रॉपर वर्क करेगी. अगर एनर्जी की कमी है तो हमारी बॉडी थकी रहेगी. तो जो एनर्जी है वो हमें फूड से मिलती है. तो उसका यूटिलाइजेशन हम अपने बॉडी के मल्टीपल फंक्शंस को सही तरीके से चलाने में करते हैं, जैसे कि डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में. ये सारी प्रोसेस में इन सब में एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी का प्रोडक्शन भी इन सब प्रोसेस के द्वारा ही होता है. वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ. तो हम अपना खाना प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा, एनिमल्स से प्राप्त करते हैं या दोनों से प्राप्त करते हैं. In order to provide food for a large population or regular production, proper management and distribution is necessary. और अगर यही खाना हमें एक लार्ज पॉपुलेशन या एक बहुत बड़ी जनसंख्या तक या बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना हो, तो उसका रेगुलर प्रोडक्शन हमको करना पड़ता है, उसको प्रॉपर मैनेज करना पड़ता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपरली देखना पड़ता है. इसमें आगे है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक. दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. 10,000 BC पहले के जो लोग थे, मतलब वो नोमैडिक, वो बिल्कुल ऐसे जंगली थे, या कहें कि उनके रहने के लिए घर नहीं बनाते थे या खुद खाना नहीं बनाते थे. वो एक अपना खाना ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, खाना ढूंढने के लिए और शेल्टर के लिए, रहने की जगह ढूंढने के लिए. दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड. वो जंगलों में रहकर वहीं पे फ्रूट्स खाते थे, जंगली फल खाते थे, सब्जियां, कच्चे फल और कच्ची सब्जियां खाते, और जानवरों का शिकार करके उनको अपने फूड के रूप में यूज़ करते थे. लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस. उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उन्होंने जो आग की इनोवेशन की, उसके बाद में वो आगे पत्थरों से औजार बनाने लगे. उन्हीं औजारों से धीरे धीरे उन्होंने खेती करना सीख लिया.
खेती करने के बारे में वो खेती करने लगे और उन्होंने चावल को उगाना भी सीख लिया। वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, गेहूँ और जो भी अनाज थे उगा सकते हैं हम खेत में, वो सब उन्होंने करना सीख लिया। दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर, तो वहाँ से इस एग्रीकल्चर का जन्म हुआ, खेती करने का जन्म हुआ। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। क्रॉप या हिंदी में इसको कहते हैं फसल। जब एक ही तरीके के पौधों को एक ही बड़ी सी जगह में एक ही बड़ी जगह में उगाया जाए तो उसको हम फसल कहेंगे या उसको क्रॉप कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ वीट। इस यहाँ पे एग्जांपल दिया गया गेहूं की फसल का। अगर हमें गेहूं उगानी है तो हमें एक बड़ी सारी जगह जो हमारे खेत में, वहाँ सिर्फ गेहूं के प्लांट होंगे, तो इसको उससे जो अनाज प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे फसल। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आप पहले से जानते हो कि ये क्रॉप डिफरेंट टाइप की हो सकती है। इसमें सीरियल्स, अनाज आ सकते हैं, सब्जियां आ सकती हैं, फ्रूट्स आ सकते हैं, किसी भी चीज़ की खेती हम कर सकते हैं। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। तो ये जो इन चीज़ों को उगाने का जो वर्गीकरण है वो इनके सीज़न के बेस पे या मौसम के आधार पे किया जाता है। मौसम के अकॉर्डिंग फसल को खेत में बोया जाता है। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इसलिए यहाँ पे जो क्लाइमेट कंडीशन है या हम कहें एनवायरनमेंट या पर्यावरण का जो भी कंडीशंस रहती हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, तापमान, ह्यूमिडिटी, और यहाँ पे बरसात का, तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे से डिफरेंट होता है। तो ये जगह के अकॉर्डिंग वेरी करता है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़, फसलों की बहुत सारी वैरायटीज़ को अलग अलग जगहों पे उगाया जाता है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी होती है विभिन्नता। इसी विभिन्नता के चलते टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाई। दीज आर, मतलब इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप को लेकर आगे जो है तो क्रॉपिंग पैटर्न को आगे दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले है खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। These crops which are shown in the rainy season are called kharif crops. खरीफ और रबी क्रॉप्स को सीज़न के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो पहला खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप विच आर शोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जब बरसात का मौसम होता है तब जो फसलें उगाई जाती है उनको खरीफ क्रॉप्स में हम रखते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जो बरसात का मौसम इंडिया में रहता है वो जून से लेकर सितंबर तक रहता है। पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ फसल। तो इस खरीफ फसलों में चावल की, मक्का और सोयाबीन की फसल, मूंगफली की और कॉटन, नरमा और कपास, ये सब चीज़ें, ये सारी फसलें खरीफ क्रॉप्स में इंक्लूड की जाती हैं। उसके बाद में रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। सर्दियों के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें सारी रबी क्रॉप्स में इंक्लूड की जाती हैं। इसका टाइम होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक का। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। इसमें गेहूँ, चना, मटर, सरसों, लिनसीड, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। इसके साथ साथ ही जो दालें और सब्जियां हैं वो समर में उगाई जाती हैं कई जगहों पे। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन।
इसके बाद में है कि हम जो फसल उगाते हैं उसका जो बेसिक पैटर्न क्या है, क्या क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरत होती है, पहले हम क्या मतलब हमें उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है नई फसल उगाने के लिए। तो आगे देखते हैं इसमें। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जो इन फसलों के आगे खेती करनी है उसमें जो फार्मर्स के द्वारा कई एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है जो कि टाइम टू टाइम वो करते रहते हैं। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय ए गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। आप लोग देखेंगे कि ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किससे सिमिलर होती है। जब हम अपने घरों में गार्डन लगाते हैं या एक गार्डनर अपने गार्ड की प्रिपरेशन करता है तो वो सब चीज़ें सारी एक्टिविटीज़ वो भी सेम ही करता है। या हम अपने घरों में ऑर्नामेंटल प्लांट्स जब लगाते हैं तो हमें भी वही सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। तो ये खेती से जो किसान सारी एक्टिविटी करता है ये सारी सिमिलर होती हैं। These activities or tasks are referred to as a agriculture practice which are listed below। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को यहाँ ये जो किसानों के लिए ये जो पहले एक टास्क होता है तो ये सब इन सब को एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहा जाता है। इसमें आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले खेती के लिए मिट्टी जो जगह है जहाँ पे खेत है वहाँ पे उस मिट्टी को प्रिपेयर किया जाता है। सोइंग, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting, storage। ये आगे नेक्स्ट स्टेप हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो एक किसान को पहले करनी पड़ती है अगर हम नई क्रॉप उगाने से पहले। फर्स्ट पॉइंट है इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। एक फसल उगाने से सबसे पहले का स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहले मिट्टी को तैयार करना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है या सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है खेती का, जिसमें कि हम पहले सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। उसमें मिट्टी को खोद कर उसको लूजन करते हैं, सॉफ्ट किया जाता है पहले उस जगह को। This allow the roots to penetrate deep into the soil। तो ये अगर जगह वहाँ से लूज़ होगी, पहले जगह को लूज़ किया जाता है, अगर वो मिट्टी लूज़ होगी तो उसमें जो क्रॉप हम उगाएंगे उसकी जड़ें आसानी से गहराई में ग्रो कर सकती हैं। The roots of the penetrate deep into the soil। The loose soil allow the root to breathe easily even when they go डीप इनटू द सॉइल। तो ये जो लूज सॉइल होती है वो उन रूट्स को बहुत इजीली ब्रीथ करने में हेल्प करती है। अगर वो सॉइल कंजस्टेड होगी, पहले से हार्ड होगी तो उसमें पहली बात तो रूट्स ग्रो ही नहीं करेंगी। अगर ग्रो करेंगी तो वो अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाएंगी, ब्रीथ नहीं करेंगी तो वो क्रॉप वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। इसलिए पहले सॉइल को लूजन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सॉइल लूज़ होगी तो रूट्स उसकी आसानी से अंदर डीप में चली जा सकती हैं और उसके बाद में वो इजीली ब्रीथ कर सकती हैं, जिससे कि उसके मिनरल्स प्रॉपर प्लांट्स को मिलते रहेंगे और वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। वाई डज़ द लूजन ऑफ द सॉइल अलाउ द रूट्स ब्रीथ ईजिली। तो ये चीज़ें सॉइल रूट्स को ईजिली ब्रीथ करने में मतलब क्यों हेल्प करती है। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अगर लूज मिट्टी है तो वहाँ पे अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स ऐसे सूक्ष्म जीव जंतु और जिसको केंचुए कह देते हैं अर्थवर्म को, तो ये अच्छे से प्रोड्यूस हो सकते हैं या अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। इनको फार्मर के दोस्त कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी में प्रेजेंट होकर उस मिट्टी को और भी फर्टिलाइज बनाते हैं
और उसको मिट्टी को और भी सॉफ्ट करते जाते हैं, और उसमें जो भी नीचे मिट्टी में दबा हुआ होता है उसको ह्यूमस में बदल देते हैं, इसलिए वो उसके फ्रेंड कहलाते हैं। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन। तो इसके लिए मिट्टी को क्यों ज़रूरी है कि मिट्टी को बदला जाए या उसको मिट्टी को लूज़ किया जाए। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि जो मिट्टी में है वो मिनरल्स, पानी, एयर और सम लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. और इसके साथ साथ ही जो मिट्टी में प्लांट्स या एनिमल्स जो भी दबे होते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं ये ऑर्गेनिज्म। In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. जब उनको डिकम्पोज किया जाता है तो उनकी बॉडी में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, जिसको ये प्लांट्स रूट्स के द्वारा इजीली सोक कर सकते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन ऑब्जर्व बाय प्लांट्स। तो यही न्यूट्रिएंट्स फिर से उन प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर्स ऑफ सॉयल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। लेकिन जो सॉयल की अलग अलग परतें पाई जाती है, तो सॉयल की सबसे ऊपर वाली जो परत है कुछ ही सेंटीमीटर मोटी होती है, तो सिर्फ यही प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉयल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉयल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। जब मिट्टी को टर्न किया जाता है, जब मिट्टी की उथल पुथल की जाती है और उसके बाद में मिट्टी को लूज़ किया जाता है, तो जो नीचे वाली परतों की मिट्टी है वो सारी मिक्स होकर ऊपर आ जाती है, जिससे कि जो न्यूट्रिएंट रिच सॉयल होती है वो भी उसमें मिक्स हो जाती है, जिसके न्यूट्रिएंट्स वो प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं। Thus turning and loosening of the soil is very important for cultivation of crop। तो ये प्रोसेस सबसे इम्पोर्टेंट होती है खेती के लिए, सॉइल को लूज़ करना। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लॉइंग। तो इस प्रोसेस को टिलिंग या प्लॉइंग कहा जाता है। खुदाई, इसको खुदाई कह सकते हैं। दिस इज़ डन बाय यूजिंग ए प्लॉ। तो ये एक प्लॉ के द्वारा, हल के द्वारा कंप्लीट करी जाती है। प्लॉज आर मेड ऑफ वुडन और आयरन। तो प्लॉ को हम लकड़ी या लोहे का बना होता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉइंग। अगर जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो उसको प्लॉ करने से पहले, उसकी प्लॉइंग करने से पहले उसमें पानी देना ज़रूरी होता है। तो द प्लॉड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स। तो हल के द्वारा जब वो उस खेत को जोत दिया जाता है तो वहाँ पे मिट्टी के बड़े बड़े क्लम्प्स या मिट्टी के बड़े बड़े क्लम्प्स बन जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको क्रम्प्स कहा जाता है। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्प्स। तो फसल उगाने से पहले वो मिट्टी को लूज सॉफ्ट करने से के लिए ज़रूरी होता है कि उन क्रम्प्स को तोड़ा जाए या उन क्रम्प्स को ख़त्म किया जाए। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्प्स। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। उसके बाद में जो मिट्टी प्लॉ करने के बाद में जो खेत है वो उसमें जब क्रम्प्स पाए जाते हैं तो वो जगह ऊपर नीचे हो जाती है। तो लेकिन फिर उसको क्रम्प्स को ख़त्म करके उसके एक लेवल बनाना पड़ता है जिससे कि वो इरीगेशन में हेल्पफुल हो। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। तो ये लेवलर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा इस मिट्टी को एक लेवल में सेट किया जाता है। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कई बार जो टिलिंग या उसके प्लॉइंग करने से पहले उस मिट्टी में मैन्योर को डाल दिया जाते हैं, फर्टिलाइजर्स डाल दिए जाते हैं, जिससे कि वो जब उसके खेत में प्लॉ की प्रोसेस होती है तो वो मिट्टी के साथ में मिक्स हो जाते हैं। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। द सॉइल इज़
moistened before sowing. Agriculture implements. Before sowing the seeds, it is necessary to break soil clumps to get better yield. तो बुआई करने से, बीजों की बुआई करने से पहले ये ज़रूरी है कि जो सॉइल में वो क्लम्प्स बन जाते हैं तो उनको तोड़ना ज़रूरी होता है, ताकि वो बेटर यील्ड, मतलब जो प्रोडक्शन हो सके फसल का, वो अच्छे से हो सके. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल. तो इस प्रोसेस को करने के लिए कई टूल्स आगे बने होते हैं. द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पज आर द प्लॉ, होय एंड कल्टिवेटर. इसके लिए 3 ये मेन टूल्स होते हैं: प्लॉय, हल, होय एंड कल्टिवेटर्स. Plow. This is being used since ancient time for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil. तो ये प्लो, हल जो है वो पुराने टाइम से खेती में यूज़ किया जाता है. इसको फर्टिलाइज ऐड करने के लिए, जो वीड्स उसमें खरपतवार उग जाती है, मतलब वेस्ट प्लांट्स जो खेती में उग जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए, और मिट्टी की अदला बदली करने के लिए, और मिट्टी की टिलिंग करने के लिए, इन सब चीज़ों में पहले से ही, पुराने टाइम से ही ये यूज होता आ रहा है. दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्स एंड कैमल. ये लकड़ी का बना होता है और इसको चलाने के लिए बैलों की ज़रूरत होती है, या हम इनके लिए घोड़े और ऊँटों की भी यूज़ कर सकते हैं. इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लॉशेयर. तो ये एक ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार लोहे की जो स्ट्रिप होती है, उसको यूज़ किया जाता है इसमें, उसको प्लॉशेयर कहते हैं. द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉ इज़ ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड ए प्लॉ शैफ्ट. तो इसमें एक लंबी लकड़ी यूज़ की जाती है जिसको प्लॉ शाफ्ट कहते हैं. देयर इज़ ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट. तो इस शाफ्ट के एक सिरे पे एक हैंडल लगा होता है. The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck. तो ये जो शाफ्ट का दूसरा हिस्सा है वो एक बीम के साथ में अटैच होता है. उस बीम को बैलों के गले के ऊपर रखा जाता है. 1 pair of bulls and a man can easily operate the plow. एक आदमी या एक जोड़ा बैलों का इस प्लो को आसानी से ऑपरेट कर सकता है. ये आपका प्लॉ पेयर, इस चीज़ को, ये प्लॉ शाफ्ट आपको यहाँ पे दिखाई गई है. इस चीज़ को, ये बीम जो बैलों के गले के ऊपर रखा जाता है, तो ये आपको एक प्लॉ की स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाई गई है यहाँ पे. द indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays. तो जो पहले लकड़ी के हल बनाए जाते थे, आजकल उसको लोहे के हल बनाए जाते हैं. मतलब पहले जो जहाँ पे लकड़ी काम में ली जाती थी, आजकल उसके जगह पे लोहे को काम लिया जाता है. नेक्स्ट है होय. इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल. होय ये भी एक सिंपल सा टूल है जिसको अनवांटेड वीड्स जो मुख्य क्रॉप में उग जाते हैं उनको हटाने के लिए, या उस मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए, लूज़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. इट इज़ ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन. ये एक लंबी रोड होती है लकड़ी की या लोहे की. ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज़ फिक्स्ड to one of its end and work like a blade. तो एक स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत, चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट इसके एक एंड पे फिक्स की जाती है, जो कि लोहे की बनी होती है, जो एक ब्लेड की तरह काम करती है. इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स. इसको एनिमल्स के द्वारा ही पुल किया जाता है.
ये आपको हॉय की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। इसमें एक स्ट्रक्चर है ग्रिप और हैंडल, इसका इस हैंडल को पकड़ के इसको ऑपरेट किया जाता है। इसमें एक बीम लगा होता है। ये बीम आगे आप एनिमल्स के गर्दन पे रख के इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये बेंट प्लेट इसके नीचे लगी होती है और ये एक प्रॉपर रोड से अटैच रहती है। कल्टीवेटर, nowadays प्लॉइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर्स। आजकल जो प्लॉइंग की प्रोसेस है वो ट्रैक्टर के द्वारा ट्रैक्टर में कल्टीवेटर को अटैच करके उसके द्वारा की जाती है। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर्स सेव्स लेबर एंड टाइम। तो ये कल्टीवेटर हमारा टाइम और हमारे लेबर दोनों को सेव करता है। नेक्स्ट है सोइंग, बुआई। ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।